हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 11। और वही उसकी गुनगुनाने की आवाज़ इतनी डरावनी थी। उस चार दीवारी में वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रही थी, जिससे वहाँ खड़े जितने भी लोग थे उन सभी की दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो सभी बस यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वो शख्स अपना नाम ले जिससे ये साउंड बंद हो जाए। विक्रम अपनी आंखें बंद ही हुए था कि तभी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और विक्रम जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सामने एक शख्स जैसे तैसे करके अपने लड़खड़ाते पैरों से खड़ा हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। वही उसे देखकर सभी सांस में सांस लेते हैं, पर सभी के चेहरे पर हल्का हल्का पसीने की बूंदें आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। वही विक्रम उसे शख्स को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जो खड़े थे, क्योंकि विक्रम बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए, समझ नहीं आ रहा है लोगों को अपनी मौत का दावत देना क्यों पसंद है। मैंने कितनी बार कहा है सब कुछ करो, पर धोखा बिल्कुल भी नहीं। और विक्रम वर्धा के साथ कोई धोखा करे, यह वर्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब इसकी सजा क्या दूं मैं तुम्हें, बताओ। कहते हुए वो उसे शख्स की तरफ देखा है, जो घुटनों के बल बैठकर अपना सर जमीन पर रख उससे माफी मांग रहा था, जिसे देखकर वो अपने शूज की नोक से उसकी चिन ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, डर लग रहा है? पर यह डर तक कहा था तुम्हारा जब तुमने वर्धा को धोखा दिया, तब तुम्हें ये डर याद नहीं रहा? कैसे रहता आंखों पर पैसे का कल अंधेरा जो था। अक्सर अंधेरा सब कुछ डुबा लेता है, और देखो आज तुम खुद की ही मौत के खुद ही जिम्मेदार हो। कहते हुए वो बिना देर किया उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर की ओर खींचना लगता है, जिससे वो शख्स चिल्लाने लगता है। तो विक्रम उसे वही कांच के बने कॉफी टेबल पर दे मारता है, जिससे कुछ कांच के टुकड़े उसके चेहरे में लग जाते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगता है, दर्द से पूरी तरह से पागल होने लगता है। वो जमीन पर बैठा अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे अपने दर्द भरी आवाज में, बॉस प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने ये सच में जानबूझकर नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर वालों पर बंदूक तानी थी, जिसकी वजह से। इतना ही कहा पाया था कि विक्रम एक जोरदार ड्रिंक की बोतल जो साइड में रखी हुई थी, वो उसके सर पर मरते हुए गुस्से भरी आवाज में चिल्लाकर, डोंट यू डेयर फकिंग लायर, कहते हुए वो उसके सर पर अपने शूज को रखकर, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? मैं हर एक चीज को जानता हूँ। मेरे गोदाम में लड़कियों को लाना और उनसे बिजनेस करना और नाम मेरा लेना, क्या लगता है विक्रम वर्धा बेवकूफ है? मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकते थे, पर तुम तो इतने गिरे हुए हो। क्यों लड़कियों को कनाडा भेजने वाले थे, वो भी उस लॉट में जो लॉट में कनाडा भेजने वाला था, और सीबीआई को जानबूझकर तुमने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसे विक्रम वर्धा पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था, तो तुम भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे। कहते हुए वह गुस्से में अपने शूज को उसके चेहरे पर रखकर मसलते हुए, अब सच सी सच बताओ, ये प्लान किसका था? आखिर किसने ये सोचा था? मुझे जानना है। नहीं तो तुम्हारी 5 साल की बेटी के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। कहते हुए वह अपने शूज को निकालकर वही सोफे पर बैठ जाता है, और वही उसकी बात को सुनकर वो शख्स अपने लड़खड़ा आती आवाज में, बॉस मल्होत्रा, कहते हुए वो कांपने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर विक्रम दया की तरफ देखकर, दया अब मैं बहुत थक चुका हूँ। लोगों को मारना मेरा शौक नहीं है, पर इन लोगों ने, हन अब लोग कहेंगे कि वर्धा अपने हाथों से कितने लोगों को मारेगा। चलो आज ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे हम क्या कह सकते हैं? दया, हाँ, सोचने की एक्टिंग करते हुए, यस पनिशमेंट, कहते कहते वह दया की तरफ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, बिना मुझसे पूछे इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने का, अभी से ऐसे मारो जो वर्धा की स्टाइल में होनी चाहिए। मुझे इसकी आवाज़ सुकून देनी चाहिए। इतनी सुकून भरी आवाज़ निकालो उसकी। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं इसके साथ खेलने के। आखिरी वार यह वर्धा करेगा।
आखिर गद्दारी उसने मेरे साथ की है, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि नहीं? नहीं तो इतने सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वर्धा अपने गद्दारों को छोड़ता है क्यों, सही कहा ना? कहते कहते चारों तरफ अपने से गर्दन को घूमने लगता है, जिससे सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो विक्रम मुस्कुरा देता है और एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके दया के हाथों में कुछ दे देता है। दया जैसे है विक्रम के हाथों से बॉक्स को लेकर उसे खोलना है, तो उसे बॉक्स में था एक बड़ा सा चाकू और कुछ अजीब गरीब चीजें, जिसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह अपना सर हिलाकर हाथों में ग्लव्स पहनकर उसे शख्स की तरफ बढ़ने लगता है। गहरी सांस लेकर उसे शख्स की गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ खींचना लगता है। फिर बिना देर किए पहले उसके नाखूनों को निकलने लगता, जिससे वो शख्स दर्द के मारे पागल सा होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, मदद के लिए भीख मांगने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से भरी पड़ी थी, क्योंकि कांच के टुकड़े आधे आधे उसके चेहरे पर लगे हुए थे, साथ ही कांच के टुकड़े आंखों में, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से पागल सा होने लगा था। वही दया ने इसका एक हाथ अपने शूज के नीचे दबाए हुआ था और दूसरे से नाखूनों को निकल रहा था। धीरे धीरे करके वह उसके हाथों को काटने लगता है। 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर दया की तरफ बढ़ते हुए, बस करो दया, कितने बेरहम बनोगे? कैसा मारा है तुमने इसे? सच में ऐसा कोई किसी को मारता है? तुम कब इस बारे में सीखोगे? कहते हुए वो उसे शख्स की तरफ बढ़ने लगता है और दया के हाथों से चाकू को लेकर, अब देखो और सीखो। कहते हुए विक्रम बिना देर किए उसे शख्स के चेहरे को पकड़कर बिना देर किए उसे शख्स के आंखों में वह चाकू डालकर बड़ी ही क्रूरनेस से के दोनों आंखों को निकालकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसके चेहरे पर खून आने लगता है। वही वो शख्स अब पूरी तरह से मर चुका था। विक्रम ने जैसे ही उसकी आंखें निकाली थी, वैसे ही उसकी आवाज बढ़ाने लगती है, तो विक्रम ने अपने हाथों में पड़े हुए चाकू को उसके मुंह के अंदर डालकर उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया था और बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर, यह आवाज है मेरे कान में कितनी दर्द करने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा है लोगों को मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है। परेशान किया है तो सजा तो मिलेगी। कहते हुए वो अपने कपड़ों को देखना है, जिन पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर उसे डेड बॉडी को एक किक मारते हुए, इस फकिंग रास्कल की वजह से मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए, मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अगर ऐसे में गया तो मेरी शुगर क्या सोचेगा मेरे बारे में? मासूम है ना, खून देखकर डर जाएगी। अब मुझे कपड़े तो चेंज करने ही पड़ेंगे। कहते हुए वो अपनी गर्दन तिरछी करके दया को देखा है, जिसे अपना सर झुका लिया था, और फिर वहां से वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर उसका पहला सा ही एक बड़ी आलीशान रूम बनाया हुआ था। विक्रम बिना देर किए उसे कमरे की तरह बढ़ने लगता है। वही उसे आदमी की डेड बॉडी को देखकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तो दया चिल्लाते हुए, अब तुम लोग ऐसे ही से देखोगे? बॉस आने से पहले ये सब साफ करो। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो पता है ना क्या होगा। जल्दी से साफ करो, एक भी खून की बूंद फर्श पर देखने नहीं चाहिए। कहते हुए दया फटाफट से वहां से निकल जाता है। वह पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, वो सभी फटाफट से काम करने में लग जाते हैं। 2 जान उसे डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और बाकी के 5 लोग फटाफट से पूरा फर्श को क्लीन करने लगते हैं। देखते देखते पूरा फर्श पहले जैसा होने लगता है, यहाँ तक कि उन लोगों ने कॉफ़ी टेबल भी बदल दिया था। वहाँ पर दूसरा कॉफ़ी टेबल रख दिया था। सोफे के कुछ कर थे, जिन पर खून लगा हुआ था, वो सभी चेंज कर दिए थे। अब पूरी तरह से हाल पहले जैसा हो चुका था। वहाँ पर खून की बदबू आ रही थी, जिस की वजह से उन लोगों ने परफ्यूम लगाए हुए थे वहां पर, जिससे वह खून की बदबू भी वहां से चली जाए। वह सभी बॉडीगार्ड्स ये करते करते पूरी तरह से थक जाते हैं। पूरा काम होने के बाद वो वही फर्श पर बैठकर अपने सर को दबाने लगते हैं और उसे शख्स को कोसने लगते हैं, जिसने ये सब किया था। उसकी ही वजह से उन लोगों को इतना सारा काम जो करने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो पूरा रूम ब्लैक कलर का था।
वह पूरे रूम को देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर वैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। वो वॉशरूम में आकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर बालों पर जो खून था वो सभी शावर के पानी से नीचे की ओर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से भरा पड़ा था जो पानी की वजह से नीचे बहता जा रहा था। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पानी का कलर पूरी तरह से लाल लाल है। वही विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो वह अपनी आंखें खोलता है तो उसी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अपने सीने पर हाथ फिराते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, शुगर शुगर शुगर, तुम चाहे कहीं पर भी हो पर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बनती जा रही हूँ। जब भी तुम्हें याद करता हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आती है। कहते हैं वे विक्रम बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, फिर वैसे ही अपने लोअर बॉडी पर टॉवल को लपेट रूम में आ जाता है। रूम में पहले से ही दया अपने हाथों में फॉर्मल को लिए खड़ा था। विक्रम उन्हें देखकर गहरी सांस लेता है। एक करके वह कपड़े पहनने लगता है। इस बार दया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, पता चला कुछ इस समय रणवीर मल्होत्रा है कहाँ पर, मुझे उससे मिलना है, और जो हमारे पीछा कर रही था वह कौन था। दया अपनी आंखें वैसे ही बंद किया। बॉस, हाँ तो उसे बाइक चलने वाली की बात है तो सीसीटीवी से पता चला है कि वो कोई लड़की थी, पर जब उसने ये देखा कि हमारी कार यहाँ से गायब हो चुकी है तो वह भी कहीं गायब हो गए, जिससे उसकी लोकेशन पता नहीं चल रहे हैं। पर हमारे कुछ हैकर्स कह रहे हैं कि शाम तक हम उसकी पूरी डिटेल आपको दे देंगे। कहते हुए वह वैसे ही अपना सर झुकाकर एक गहरी सांस लेते शांत हो जाता है। इस पर विक्रम कुछ नहीं कहता, वो गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वही उसके पीछे पीछे दया भी अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेता है। दया जब नीचे हॉल में आता है तो वह सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर अपने शरीर ला देता है। सभी बॉडीगार्ड अपना सर हिला देते हैं। सभी के चेहरे पर डर था। वही विक्रम पूरे हॉल को देखकर अपना सर हिला देता हूँ और बिना देर किए वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ पैलेस में विक्रम के रूम के अंदर इमली जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगता है। वो अपनी कमर को सहलाते हुए जैसे तैसे करके बेड पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बेड पर बैठ जाती हैं तो विश्व के अलावा वो किसी को नहीं देखी तो हैरान हो जाती है। वो चारों तरफ देखकर है तो विक्रम उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे वो अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती हैं। वो जब फ्रेश होकर आती है तो सामने विश्व अपनी नींद भरी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से सहला रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो अभी अभी सो कर उठा है। उसे ऐसे देखकर इमली अपना सर हिला देती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। विश्व के पास आती है तो विश्व अपने दोनों हाथ अपनी आंखों से दूर करके अपनी नींद भरी मासूम आंखों से इमली को देखा है तो इमली उसके दोनों खुले हुए गालों को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए, मेरा बच्चा भी सोकर उठा है, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चल जाएंगे। इस पर विश्व अपना सर हिला देता है और वही इमली उसे अपनी गोद में उठाए अपने साथ ले जाने लगते हैं। इमली विश्व को फ्रेश करने के बाद उसको अच्छे से ड्रेस अप करके नीचे हॉल में लाती हैं तो सब भी उसे बैठे हुए नजर आते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर इमली को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं तो उनकी कुछ बातें उसे सुनाई देती हैं। कहाँ पर संग्राम देवयानी की तरफ देखकर, कुछ नहीं, तुम्हारा लाल बेटा सुबह सुबह काम के सिलसिले में बाहर गया है और पता नहीं कब आएगा। सुनसी कर देवयानी अपने सर पर हाथ मारते हुए, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? सुबह सुबह वह बच्चा गया है और आपने उसे जाने दिया, मतलब कैसे बाप हैं आप, अपने बेटे को रोक भी नहीं सकते? कहते हुए वह गुस्से में संग्राम की तरफ देखने लगता है। तब तक वहां पर अग्नि और तारा भी आ जाते हैं। वह दोनों ही संग्राम और देवयानी को झगड़ते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। तारा संग्राम की तरफ देखकर, पापा क्या हुआ है? सुबह सुबह मम्मी अपने गुस्से में क्यों है, आपने क्या किया? ये सुनकर देवयानी तारा की तरफ देखकर, मुझसे पूछो, इनका बेटा गया है।
सुबह काम पर और इन्होंने रोकने की जगह उसे जाने दे दिया। क्या ही कहूँ मैं। अब बच्चा है, ब्रेकफास्ट करके भेजना चाहिए कि नहीं, पर नहीं, इन्हें तो क्या ही कहूँ मैं। सुनकर संग्राम अपनी आंखें छोटे छोटे करके, अच्छा जी, मेरे बोलने से वह रोक जाता ना। इतना अच्छा है ना तुम्हारा बेटा, जरा उससे कुछ कहूँ तो कैसे बात करता है। तुम ही जरा अपने बेटे को संभालो। मेरी तो गलती थी ना, मुझे तो तुम्हारे पास आना चाहिए था। श्रीमती जाओ, अपने लाडले को रोको। नहीं, तब तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हमेशा ही आप हम पर ही चिल्लाते हैं, जरा अपने बेटे को कुछ बोले तो यही नहीं होगा आपसे। कहते हुए वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके देवयानी को देखने लगते हैं। देवयानी कुछ बोल पाते उससे पहले ही अग्नि उन दोनों के बीच जाकर उन दोनों को जैसे तैसे करते शांत करने लगता है। वही इमली दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि विक्रम सुबह सुबह काम पर चला गया है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। एक तो उसने उसे उठाया भी नहीं और खुद काम के लिए चला गया। वो अपना सर हिला देती हैं और वही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती हैं। आज इमली कॉलेज जाने वाली थी, जिसकी वजह से विश्व को देवयानी के पास छोड़कर वह वहां से चले जाती हैं। उसे जाने का तो मन नहीं था विश्व को छोड़कर, पर स्टडी भी तो जरूरी है। इसकी वजह से वो विश्व के लिए चॉकलेट लाने का कर वहां से चली जाती हैं। कॉलेज पार्किंग एरिया। अग्नि अपनी कार से उतर जाता है कि साइड में तारा और पीछे से इमली उन दोनों के साथ आने तो नहीं वाली थी, क्योंकि वह नहीं अपना रिलेशन किसी के सामने एक्सपोज करना चाहती थी, पर देवयानी की जबरदस्ती की वजह से उसे इन दोनों के साथ आना पड़ता है। वो तीनों कॉलेज की तरह बढ़ने लगते हैं। वैसे ही अग्नि अपने अवतार में आ जाता है। अग्नि इमली की तरफ देखकर, छिपकली में पहले ही बता रहा हूँ, कॉलेज में भाभी बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ। तुम्हें कोई वो रिस्पेक्ट देने वाला हूँ तो समझ जाना, मेरे से दूर ही रहना। ये सुनकर इमली मुस्कुराते हुए, तुम्हें जो स्पोर्ट कार मिली है ना, वह भी मैं छीन लूंगी तुम्हारे भाई से कहकर। और रिस्पेक्ट तो मुझे देनी है तुम्हें। भाभी मत कहूँ, वैसे भी कॉलेज में बिल्कुल नहीं सुनना है, पर रिस्पेक्ट तुम्हें देनी होगी। और याद रखना, मैं जब भी कैंटीन में आ जाओ, मेरे लिए पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखना। अगर नहीं मिला तो तुम्हारी स्पोर्ट कार तो गई देवर जी। कहते हुए वो तारा को हाई फाई करने लगती हैं। वही तारा जोर से हंसते हुए, यह सही किया इमली, मतलब मुझे कब से ऐसी भाभी की तलाश थी। मैं तो भगवान से इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकती तुम्हें भाभी बनाकर। सच में मेरे भैया ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा डिसीजन ले लिया है तुमसे शादी करके। करते हुए वो दोनों ही जोर से हंसने लगती हैं। वहीं उनकी बात पर अग्नि अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तभी वहां पर कनक आ जाती है। कनक आते ही इमली को गले लगा लेती है तो इमली भी उसके गले लग जाते हैं। अपने चेहरे पर पूरी तरह से उदासी से लाकर और थोड़ी सी नाराजगी भरे स्वर में, इमली तुमने तो बहुत ज्यादा बुरा किया। तुमने अपनी बहन को ही बताया नहीं शादी करने वाली थी। तुम्हें पता है कितना ज्यादा बुरा लगा मुझे। तुम बहुत बुरी वाली बहन हो मेरी। जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात भी नहीं करनी है। करते हुए मुंह बनाने लगती है। वही उसकी इस बात पर इमली बड़ी ही मासूमियत भरी शक्ल बनाकर, कनक दी आप तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो लगता है, पर क्या करूं, बताने को मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो और बताती भी कैसे। आप तो जानती हो घर में क्या चल रहा था। ये सुनकर कनक बनाते हुए, पर फिर भी बताना तो जरूरी था। पर चलो कोई नहीं, तूने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर वैसे एक बात, तुम्हें बहुत नाराज हूँ। बड़ी की शादी हुई नहीं है और छोटी ने शादी कर ली। अब तो मुझे लोगों से क्या क्या कहना पड़ेगा। कहते हुए वह अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़ी मासूमियत से इमली को देखने लगती हैं। तो इमली कनक के दोनों गालों पर से उसके हाथों को हटाकर उसके गालों को सहलाते हुए, इतनी सी बात दी थी तो मेरी देवरानी बन जाओ ना। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और बहुत ज्यादा मस्ती कर लेंगे। वैसे भी अकेले रहने में मजा नहीं आएगा। क्या कहती हो, घर वालों से बात कर लो। कहते हुए वह अग्नि की तरफ देखकर एक आंख मार देती है, जो अपना मुंह खोल हैरानी से इमली को देख रहा था। वही कनक का भी हाल ऐसा ही था। उसका तो चेहरा पूरी तरह से हैरानी और शर्म के मारे लाल हो चुका था।
वो जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए, लगता है आजकल तो बहुत बड़ी होती जा रही है, चल जल्दी से तेरे क्लास शुरू होने वाले हैं। कहते हुए कनक वहां से चली जाती है तो तारा इमली की तरफ देखकर, इमली तू तो सच में बहुत महान है, मुझे लगा नहीं था कि तू इस बारे में सोच रही है। ऐसे क्या बना रही है प्लान, मुझे भी बता दे। सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का लाकर मेरी दीदी की शादी कर दूँ। वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि दीदी देवरानी मेरी बने नहीं वाली है, तो उनके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेती हूँ। क्यों, सही कहा ना देवर जी? आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो मुझे बता दीजिए। कहते कहते इमली मुस्कुरा देती है। वही इमली की इस बात को सुनकर अग्नि उसे अपनी जानलेवा आंखों से देखने लगता है। तो इमली बड़ी ही एटीट्यूड के साथ, देवर जी ऐसे आंखें मत दिखाइए भाभी को, नहीं तो भाभी बुरा मान जाएगी, फिर क्या बने रहिए कुंवारे, नहीं तो माँ से कहकर किसी गांव की सुशील प्यारी लड़की से आपकी शादी करवा दूंगी। वैसे गांव की लड़कियां बहुत सिंपल और प्यारी रहती हैं, और इतनी प्यारी सच में मेरे देवर के साथ उसकी जोड़ी है। हे भगवान, किसी की नज़र ना लगे, इतनी प्यारी जोड़ी बनेगी। कहते हुए मुस्कुरा देती है। वही उसकी बात को सुनकर अग्नि अपनी आंखें छोटी करके, अगर छिपकली तो ज्यादा बोलना तो सच में छोड़ूंगा नहीं, और मुझे कोई गांव की लड़की नहीं करनी है, शादी तो मैं तुम्हारी ही बहन से करूंगा। अब तुम्हें इसमें जो करना है वह कर सकती हूँ। वैसे तुमने तो मुझे चाचू बना दिया, अब मैं सोच रहा हूँ भाई को मैं चाचू बना दूं। क्या कहती हूँ, जल्दी से शादी करके मैं भी अपने भतीजे के लिए बहन लो भाभी जी। कहते कहते वह आंख मार देता है। वही उसकी बात को सुनकर इमली मुंह खोल, बेशर्म कहीं के, थोड़ी तो शर्म करो। अच्छा हुआ कनक दी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करती। अब चलो मुझे जाना है क्लास, तुम्हारी तरह तो मैं हूँ नहीं। कहते हुए वो तारा के गले लगाकर वहां से चली जाती है। वही तारा हम मुस्कुराने लगती है तो अग्नि अपनी आंखें छोटी कर देती है। तभी वहां पर एलेक्स और नियॉन जाता है। उन दोनों को आते हुए तारा और अग्नि दोनों ही वहां से उन दोनों के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लाजा होटल VIP फ्लो रूम में रणवीर इस समय अपने हाथों में फाइल पड़े कुछ पढ़ रहा था। पीछे उसका पा खड़ा हुआ था। इस समय आयुष यहाँ पर नहीं था। वही उसे रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिससे रणवीर अपना सर ऊपर करके सामने देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी के साथ, तुम और यहाँ पर? सामने और कोई नहीं, विक्रम ही था। विक्रम उसे देखकर अपना कर हिलाते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्यों नहीं ससुर जी, नहीं आ सकता मैं? कैसे लगता है मुझे देखकर? तुम्हें खुशी बिल्कुल भी नहीं होगी। आखिर तुम्हारा इतना अच्छे प्लान पर मैंने पानी जो डाल दिया। इस प्लान अच्छा बनाया था, पर बदकिस्मत से तुम ये भूल गए कि तुमने जिस पंगा लिया है वो कोई और नहीं, विक्रम वर्धा है। और वर्धा के साथ खेलना, वह भी उसी के ही खेल में, क्या लगता है मुमकिन है? कहते कहते वो उसी के ही सामने वाली चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पर रख बैठ जाता है। वही उसकी बात को सुनकर रणवीर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, मुझे लगा ये था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, अब क्या चाहते हो, मुझे से बदल लोगे? विक्रम अपना सर ना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं। बदला तो वो लोग लेते हैं ना जिनके सोच छोटी हैं, हम तो बर्बाद करने वालों में से हैं। वैसे भी तुम्हें बर्बाद तो मुझे करना ही है। आखिर तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ जो हुआ है, चेहरे पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पछतावा दिख रहा है। आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से चली गई, गोल्डन सिटी, जिसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया था। मेरी शुगर का एक्सीडेंट तक तुमने कर दिया, पर देखो मेरी शुगर का नसीब अच्छा है कि वो सिर्फ अपनी मेमोरी भूल गई, और आए तो आए, इंडिया आ गई। रणबीर अपनी जगह से खड़ा होकर सामने ग्लास वॉल की तरफ देखकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट रखकर, सच में वो दिन जब याद आता है ना, तब बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे करती। अगर इमली मर गई होती तो वो गोल्डन सिटी के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता, और जब पता चला वो यहाँ से वो गायब हो गई। जब नैनीताल में उसकी खबर मिलने के बाद तब जाकर मुझे खुशी मिलती है, पर वह खुशी भी ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं पाए, क्योंकि उसकी याददाश्त जो चली गई थी
वैसे तुम बताओ, तुमने क्या किया जो इमली तुम्हारे साथ आ गई, वह भी मेरा साथ छोड़कर? यहाँ तक कि वो मेरे कॉल तो कटे नहीं कर रही है। ऐसा क्या किया है तुम्हें? क्या उसे सब कुछ पता चल गया? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। कहते कहते वह विक्रम की तरफ देखा है तो विक्रम अपने चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट लिए तुम्हारा काला सच वह भी पूरा नहीं देख पाई। वो आखिर दिखता भी कैसे, भरोसा भी नहीं कर पाते तुम पर। देखा मैंने, धीरे धीरे सारे भरोसे जीत लिए। अब तुम चाह कर भी उसे मुझसे कभी अलग नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों को एक करने वाली कड़ी मिल चुकी है। विश्ववर्धा सही कहा ना, उसे रात अगर उसे ड्रग्स नहीं देते तो आज वो कहीं और होती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे रात को तुम्हारे कमरे में कैसे गए। जहां तक मुझे पता था मैंने उसे भेज दिया था, तो फिर? कहते कहते उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। वही उसकी इस बात को सुनकर विक्रम अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि जिस दिन उसे इसके बारे में पता चलेगा, उसे दिन मौत का जो तमाशा देखने को मिलने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे तुम्हारी मौत तुम्हारे बेहद नजदीक आने वाली है रणवीर मल्होत्रा, क्योंकि मेरी सूजी को धीरे धीरे उसकी याददाश्त आने वाली है। जो भूला है वह याद भी किया जा सकता है। और यह विक्रम वर्धा तुम्हें चैलेंज करता है, 10 दिन के अंदर तुम्हारी तबाही नजर आने वाली है। कहते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर रणवीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने पा की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, आखिर इसने कहा क्या? क्या सच में मिली को उसकी याददाश्त मिलने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बदल सकता है। जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि इमली की याददाश्त फिर से वापस आ सकती है कि नहीं। उसे जो ड्रग्स हम लोगों ने दिया है, उसे ड्रग्स से उसकी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो फिर ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी अनुराग को कॉल करो। पा उसके बाद सुनकर अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है तो रणवीर वही चेयर पर जाकर बैठ जाता है, वो अपने सर पर हाथ रखकर। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे बेटे के सामने मेरा असली चेहरा आ जाएगा और ऐसा हुआ तो उसे ये भी पता चलेगा कि मैं सुगंधा के साथ क्या करता हूँ। वह तो जीते जी मुझसे नफरत करने लगेगा। मुझे कुछ भी करके अपने सारे राज को राज रखने के लिए विक्रम वर्धा को मारना पड़ेगा। बहुत हो गया है ये तमाशा। इससे इमली मेरे साथ रहेगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। जो बीच की कड़ी है उसी को ही मारना पड़ेगा और शुरुआत होगी उसे विश्ववर्धा से। कहते कहते रणधीर मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट आने लगती है, जैसे उसने कुछ सोच लिया है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर अपने होठों में पड़ी हुई सिगरेट को वही फेंक कर वहां से निकल जाता है। वही विक्रम का में बैठ जाता है और दया की तरफ देखकर, नजर रखो रणवीर मल्होत्रा पर, वह कुछ तो खेल खेलेगा। आखिर मैंने इतनी बड़ी धमकी जो उसे दे दिए हैं। दया अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचते हुए, पर बॉस आपने उसे ऐसे ओपन चैलेंज क्यों किया? मतलब आप चाहे तो उसे ऐसे भी तो बर्बाद कर सकते थे, तो फिर ये सब? दया, 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 इतने सालों से मेरे साथ रहे हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि खेल में कैसा खिलाड़ी होना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो हर एक खेल में एक बाजीगर होता है, जिसे पता होता है कब क्या करना है। जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अक्सर कुछ ऐसी गलती कर देता है जिससे सामने वाले को बहुत बड़ा फायदा होता है। और रणवीर मल्होत्रा हमेशा ही डिसीजन गुस्से में लेता है। उसके सारे राज एक एक करके सामने आने वाले हैं। ये सुनकर दया कुछ सोचते हुए, आज शाम डॉक्टर मकानोज आने वाले हैं, हम मैडम को आज ही उनसे चेकअप करवाएं या उनको हम कल उनके पास ले जाएं, क्योंकि कल तो उनका बर्थडे है, तो टाइम नहीं मिल पाएगा शायद से, तो क्या करे? विक्रम कुछ सोचते हुए अपनी ठंडी आवाज में, आज शाम के अपॉइंटमेंट पर उसे फिक्स करो। उसे मैंने उसके पेपर स्टॉक भेज दिए हैं। उससे कहो जितना हो सके उतना जल्दी मुझे हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। हर एक याद को वापस आना ही होगा। मुझे उसे रात का सच जानना है। क्या खेल उसे रात हुआ तो हुआ क्या था? कहते कहते वो अपनी आंखें बंद कर देता है।
उसकी आंखों के सामने कुछ आने लगता है, जहां पर एक 15 साल की लड़की डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी और सामने बहुत सारे लोग जिन्हें देखकर वो लड़की चिल्लाई जा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक कि वहां मौजूद हर एक शख्स उसे देख रहा था, पर फिर भी कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। वो लड़की जब ये देखी है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां पर एक शख्स ब्लैक कलर के आउटफिट पहने आ जाता है, जिसे देखकर सभी अपना सर झुका लेते हैं। वही वो लड़की जब यह महसूस करती है कि कोई उसके नज़दीक नहीं आ रहा है, तो वह अपना सर ऊपर करके सामने देखते हैं, तो बिना देर किए उसे शख्स की तरफ चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। यह महसूस करके वो शख्स भी हैरान हो जाता है। वही वहां खड़े जितने लोग थे वो सभी अपना सर झुका लेते हैं, सभी हैरान से उसे लड़की का ऐसा उसे शख्स को गले लगाना देख रहे थे। वही वो शख्स भी खुद हैरान था उसे लड़की का ऐसा खुद को गले लगाना। वही वो लड़की उसे गले लगाते हुए रोने लगते हैं और ये देखकर वो शख्स उसको गले लगा लेता है। तभी वो ये देखा है कि उसे लड़की के कपड़े पूरी तरह से पड़ चुके थे, जिससे उसकी आधी बॉडी दिख रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर पहने हुए उसके इनरवियर की वजह से उसके ज़्यादा से बॉडी रिवीलिंग नहीं हो रही थी, पर फिर भी उसकी पीठ से लेकर उसका पेट दिख रहा था। ये देखकर वो शख्स बिना देर किए अपने ब्लेजर को निकालकर उसे लड़की को पहना देता है और वो अपनी ठंडी नहीं खाओ उसे चारों तरफ देखा है, जिससे सभी वहां से के करके निकल जाते हैं। वही वो शख्स अपनी बाहों में मासूम से गुड़िया को देखा है और वैसे ही उसे वह अपने गोद में उठा लेता है, जिससे वो लड़की अपना सर उसके सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी वो शख्स उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। वो उसे बेड पर लेटकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने मुलायम और छोटे छोटे होठों को उसके होठों पर रख देती है, जिसे एक पल के लिए तो वो शख्स अपनी जगह पर एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो तो हो क्या रहा है। वो बस हैरानी से सामने एक नाजुक सी 15 साल की लड़की को देखा है जो उसे किस किया जा रहे थे, किसी भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बाइटिंग किया जा रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसके साथ ये सब क्यों कर रही है। वो उसे लड़की को खुद से अलग करके उसके दोनों गालों को पकड़कर हे शुगर डोंट यू माइंड, क्यों खुद को दर्द पहुंचाना चाहती हूँ, कहते हुए वो उसके बालों को सहलाकर वहां से उसे बैठकर रूम से बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि वो लड़की उसके शर्ट को पकड़ लेती है, जिससे वो शख्स इस लड़की के जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसकी नीली आंखों में देखकर एक बार अच्छे से सोच लो, अगर विक्रम वर्धा की जिंदगी में तुम आ गई तो वापस जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, हर एक रास्ते को बंद कर देगा यह विक्रम वर्धा। छोटी बच्ची हूँ, जाकर आराम करो, हम सुबह मिलेंगे। कहते हुए विक्रम वहां से जाने ही वाला था कि वो लड़की फिर से उसके शॉर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। इस बार विक्रम अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता और वो सीधा उसे लड़की के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे उन दोनों की आंखें दूसरे से मिल जाती हैं। उसे लड़की की आंखों में नशा और हल्के से लाल लाल हो चुके थे, जिसका मतलब साफ था कि उसे कुछ तो दिया गया है। वो लड़की शायद से अपने होश आवाज में नहीं थी, जिसे महसूस करके विक्रम की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से सर्द हो जाता है, जिससे वह नशे की आंखों वाली लड़की उसे देखकर एक पल के लिए तो डर से जाती है, पर फिर भी वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगते हैं और अपने होठों को उसके गर्दन की तरफ ले जाने लगती हैं। विक्रम पूरी तरह से आप कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। ये पहली बार था कि वो किसी लड़की के साथ होने की वजह से अपना पूरा कंट्रोल हो चुका था। वो अपने आप को उससे दूर करते हुए, तुम छोटी बच्चे हो, नहीं हैंडल कर पाओगे, मुझे बेहतर यही है कि मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो अगर मैं तुम्हें अपना बनने पर आ जाओ तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। तभी वो लड़की अपने नहाते हुए मासूम बड़ी आवाज में आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट बैडली वॉन्ट यू। इमली को सही नहीं लग रहा है,
उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसके पैरों में अजीब सी हलचल हो रही है। पूरा शरीर में एक अलग सी आग लग रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, मेरी मदद करो। कहते कहते वो अपने होठों का पाउडर बना देता है। वही उसकी बातों को सुनकर विक्रम पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। वो इमली को गौर से देता है, जिसकी नीली आंखें लाल लाल हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो उसके कपड़ों को देखा है जो फट चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमली के ऊपर क्या किया गया है। वो इमली के हाथों पर नाखूनों के निशाने को देख सकता था, यहाँ तक कि गले पर खरोंचों के निशान और गाल पर उंगलियों के निशान। उसके हालात को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इमली को छोड़कर जाने वाला था, पर इमली उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे विक्रम बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे इमली पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि इमली पूरी तरह से उसके कपड़ों को कस के पकड़े हुए थे। विक्रम उसे शांत करने के लिए किस किया जा रहा था, जिससे इमली खुद को शांत करे, पर इमली की हालत तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर गरम गरम हो रहा था, जिसे महसूस करके विक्रम उसे खुद से अलग कर रहा था। पर इमली के अंदर एक अलग से ताकत थी, तो उसने उसे उसके पड़ा हुआ था, जिससे न चाहते हुए भी विक्रम इमली के बालों को सहलाने लगता है, जिसे इमली उसको छोड़ दे। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि इमली तो उसे लेट कर खुद उसके ऊपर आ जाती है। इमली के ऊपर एक अलग सा नशा था या अलग सी ताकत थी, जिसकी वजह से विक्रम इमली के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इमली के अंदर आखिर वो क्या रहा है, वो वैसे क्यों बिहेवियर करे। वह है तो एकदम नाजुक से बच्ची, पर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अलग ताकत थी, जिसे महसूस करके विक्रम भी पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वही इमली विक्रम के होठों से लेकर उसकी गर्दन तक बाइट करने लगती है, जिससे विक्रम अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख देता है और खुद को शांत करने लगता है। वह महसूस कर रहा था कि कैसे इमली ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इमली के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, पर वो फिलहाल तो कुछ नहीं कर पा रहा था। पर उसे इतना जरूर पता चल चुका था कि इमली को कोई तो ड्रग्स दिए गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वही इमली अपने दांतों को विक्रम के सीने पर ले जाती है। वो वहां पर बीते के साथ सक करने लगती है। विक्रम इतना हैरान हो चुका था इमली को देखकर, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की थी और इतना सब कुछ वह कैसे कर सकती थी, ये देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है। अब उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, क्योंकि अगर इसके आगे इमली बढ़ गई तो वो खुद को भी नहीं रोक पाएगा। और ऊपर इमली अपने होश आवाज में नहीं है और उसे दिए गए ड्रग्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है कि वह क्या है। और ऐसे में उन दोनों का ऐसा इंटीमेट होना, यह उसे सही नहीं लग रहा था। वो इमली के बालों को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसकी आंखों में देखकर, अब जो होगा वह देखा जाएगा। आना तो तुम्हें मेरी ही जिंदगी में है, और जिसने ये तुम्हारे साथ किया है वह इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा, वादा है मेरा। कहते कहते वो उसे नीचे लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस बार इमली ने खुद को पूरी तरह से रिलैक्स मोड पर छोड़ दिया था। वो अपनी आंखें बंद करे विक्रम के बालों से खेलने लगते हैं। वही विक्रम उसके होठों पर अपने होठों को ले जाता है और बिना देर किए उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की किसी की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अब इमली के होठों को छोड़ दिया था, क्योंकि इमली को आप सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा जेटली इमली के साथ वैसे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इमली यह सब हैंडल नहीं कर पाए, कि वह जितना हो सके उतना ज़्यादा उसके साथ सॉफ्टली सब कुछ करना चाहता था। वही विक्रम उसके होठों पर अपने होठों को ले जाता है और बिना देर किए उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की किसी की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अब इमली के होठों को छोड़ दिया था, क्योंकि इमली को आप सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा जेटली इमली के साथ वैसे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इमली यह सब हैंडल नहीं कर पाए, कि वह जितना हो सके उतना ज़्यादा उसके साथ सॉफ्टली सब कुछ करना चाहता था।
विक्रम उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ जाता है। वो बार बार खुद को से बाइट करने से रोक रहा था, पर उसकी मखमली स्किन को देखकर उसकी पूरी तरह से मन विचलित हो चुका था। मन में जैसे एक अलग सी चमक आने लगी थी। वो उसके गर्दन पर अपने होठों पर ले जाकर लिक और बाइट करने लगता है। विक्रम उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ जाता है। वो बार बार खुद को से बाइट करने से रोक रहा था, पर उसकी मखमली स्किन को देखकर उसकी पूरी तरह से मन विचलित हो चुका था। मन में जैसे एक अलग सी चमक आने लगी थी। वो उसके गर्दन पर अपने होठों पर ले जाकर लिक और बाइट करने लगता है। जैसे इमली अपनी आवाज को नहीं रोक पाती है। उसके आवाजों को सुनकर विक्रम और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। जब लास्ट में मनाता है तो वो इमली को देखा है, जो उसे ही देख रही थी। उसे देखकर वो उसके बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। विक्रम जो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था, जिसके लिए किसी की फीलिंग्स मायने नहीं थी, पर वो आज इमली को देखकर पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो खुद को रोकना चाहता था, पर इमली की आंखें और उसमें जो दर्द दिख रहा था, जिसे देखकर वो उसके माथे को चूम लेता है। धीरे धीरे करके मेरे को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। वो इमली के होठों को अपने होठों में भर देता है, जिससे इमली की आवाज और दर्द दोनों है रूप से जाते हैं। वही विक्रम खुद को पूरी तरह से कंट्रोल में ले रहा था, जिससे वो इमली को थोड़ा भी दर्द ना दे, पर दर्द हो रहा था, क्योंकि यह इमली का फर्स्ट टाइम था। और जब विक्रम यह महसूस करता है कि नीचे खून है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही इमली के आंसुओं को देखकर वो उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पहुंचने लगता है। 2 घंटे बाद वो इमली को खुद से दूर कर देता है। इस समय इमली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बिना देर किए उसे वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाकर उसे पहले बाथटब में बैठा देता है। वो इमली के चेहरे को देखा है। उसके ऊपर बहुत सारे निशान थे, जैसे किसी से मारा गया हो। उसकी कमर पर देता है, जहां पर उसे हल्के हल्के जलने के निशान देख रहे थे, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वैसे ही उसे अपनी गोद में बैठकर उसे किसी प्रिंसेस की तरह उसके बालों से लेकर उसके चेहरे तक अच्छे से क्लीन करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करके वो उसे बेड पर लेट देता है और किसी को कॉल करके फिर से वॉशरूम में चला जाता है। इस बार विक्रम जब रूम से बाहर आता है तो दरवाजे की आवाज उसे सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पहले इमली के ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता हूँ और फिर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। तो सामने दया और उसके साथ एक फीमेल डॉक्टर मौजूद थी, जिसे देखकर विक्रम दया को बाहर रहने का इशारा कर देता है और उसे फीमेल डॉक्टर को अंदर आने का इशारा कर देता है, जिससे वो फीमेल डॉक्टर अपना सर हिलाकर अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वो इमली को देती हैं, तो हैरानी से विक्रम को देखने लगती हैं, तो विक्रम उसे ठंडी आंखों से देख रहा था। अच्छा, फीमेल डॉक्टर इमली को चेकअप करने लगती हैं। वो उसकी पूरी बॉडी को चेकअप कर रही थी और वही विक्रम खाली आंखों से इमली को देख रहा था, जो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर इमली को देखकर विक्रम से, आप उनके साथ इंटीमेट हो गए हैं? विक्रम कुछ नहीं कहता, तो वही डॉक्टर विक्रम को देखकर समझ जाती हूँ कि क्या हुआ होगा। वो गहरी सांस लेकर विक्रम की तरफ देखकर, यह सिर्फ 15 साल की है और इतना सब कुछ इन्हें हार्मोन्स बढ़ाने के ड्रग्स और कुछ तो अजीब दिया गया है, जिससे उनकी नशें ब्लैक ब्लैक होती जा रही हैं। इतनी जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में हमें एडमिट करना होगा, जिसके बाद हमें पता चल सकता है कि उनके साथ हुआ तो हुआ क्या है, और लगता है उन्हें किसी ने टॉर्चर बहुत किया है। विक्रम इस डॉक्टर को देखकर अपने ठंडी आवाज में, ये बेहोश क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर जो नशा था वो पूरी तरह से हट चुका था और यह इंटीमेट हो गई है, तो वह नशा भी अपना काम करना बंद हो गया है। उसके हार्मोन्स बंद होने की वजह से उन्हें उसे नशा में पूरी तरह से बेहोश और कमजोर किया है। इन्हें जितना हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। ये सुनकर विक्रम अपना सर हिला देता है और इस डॉक्टर को जाने का इशारा कर देता है। वो इमली को देखकर बाहर आ जाता है। बाहर वह दया को देखा है। दया उसका इशारा समझकर वहां से चला जाता है।
वही विक्रम भी इमली को अपने साथ अस्पताल में ले जाने लगता है। प्रेजेंट टाइम में विक्रम अपनी आंखें तब खोलना है जब वो वर्धा पैलेस में आ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर पैलेस में आ जाता है। पैलेस में आते हैं वो सामने देवयानी और विश्व दोनों को देखा है। वही विक्रम को आते हुए देखकर देवयानी मुस्कुराते हुए, आ गए तुम, अच्छा हुआ तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों कहे, और तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और अभी 4 बजे आ रहे हो, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए लंच डाइनिंग टेबल पर रख देता हूँ। विक्रम अंदर आते हुए देवयानी की तरफ देखकर, सूजे कहाँ पर है, वो दिख नहीं रही है। इमली, वो तो अग्नि और तारा के साथ कॉलेज गई हैं, अभी आ जाएगी, 1 घंटे में, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। कहते हुए देवयानी विश्व को अपनी गोद में उठाया ले जाने लगते हैं। वहीं विश्व विक्रम को गौर से देख रहा था। वो साफ साफ विक्रम की लाल हुई आंखों को देखकर कुछ सोचने लगता है, फिर गहरी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र फिर से विक्रम की आंखों से मिल जाती है। दोनों कहीं आई कांटेक्ट होता है और विक्रम जल्दी से अपनी नज़र फिर कर वहां से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। विक्रम अपने कमरे में आता है तो देखा है कि सारी चीज़ कैसे फैली हुई है, जिसे देखकर वो अपना सर हिला देता है और वैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में आकर वह अपने सर पर हाथ रख देता है, क्योंकि वॉशरूम की भी हालत कुछ सही नहीं थी। हर तरफ ब्रश फेंक हुए थे, ऊपर से वह कोलगेट पूरी तरह से वॉश बेसिन की हालत खराब कर दी थी। इमली और विश्व ने जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है और एक एक करके सामान को लगने लगता है। जैसे ही वो शावर ऑन करता है तो ऊपर से ठंडा पानी आने लगता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। उसने तो गर्म पानी का बटन ऑन किया था, तो फिर ठंडा पानी पर फिर भी वो ठंडा पानी से नहाने लगता है। वो जब पूरी तरह से रेडी होकर कमरे के बाहर आता है तो सामने विश्व अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले बड़े एटीट्यूड के साथ विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर, लगता है रास्ता भूल गए हो, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। डैडी एंग्री, रुको मामी आने दो, मैं उनको सारी बात बता दूंगा, फिर वो आपको चौलेगी कि नहीं। कहते कहते विश्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए विक्रम को देखने लगता है। वहीं विश्व की बात सुनकर विक्रम बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, अच्छा मुझे धमकी दे रहे हो, पर अगर यही धमकी तुम पर भारी पड़ गई तो बेटे हो बेटे की तरह रहूं। अगर गलती से भी तुमने मुझे गुस्सा दिलाने कोशिश की ना तो तुम अच्छे से जानते हो मैं पनिशमेंट कैसे देता हूँ। कहते हुए विक्रम मुस्कराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तो विश्व का चेहरा पूरी तरह से परेशानी में भर जाता है, पर फिर भी वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर, डैडी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि दादाजी और नानू दोनों भी मेरे साथ हैं और दोनों के होते हुए मुझे इस घर से कोई नहीं निकल सकता। कहते कहते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर विक्रम अपने घुटनों के बल बैठकर विश्व के बालों पर अपना हाथ ले जाते हुए, पर वो दोनों मेरे आगे नहीं है बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे और कब क्या करना है। अगर मैं उनसे कहूँ ना कि तुम्हारी स्टडी पर बहुत इफेक्ट होने वाला है तो वह मेरे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, तुम देखना चाहते हो। कहते कहते विक्रम मुस्कराने लगता है। वही विक्रम किस बात को सुनकर विश्व का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वो बस विक्रम को देखने लगता है तो विक्रम उसके ऐसे चेहरे को देखकर मुस्कराने लगता है। वो कुछ सोचकर वहां से उसके बालों को सहला कर चला जाना है। वहीं विश्व अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, डैडी आपने सही नहीं किया, विश्व के बालों पर हाथ लगाकर उसके बालों को खराब करना का, मेरी मामी ने कितने प्यार से बालों को सेट किया हुआ था, आपने बहुत गलत किया। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसके खुराफाती दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो साइड में पड़े एक स्टॉल को लिए जैसे तैसे करके विक्रम के कबाड़ की तरफ आ जाता है। विक्रम के कपबोर्ड को जैसे तैसे खोलने लगाता है।
वो जैसे ही खबर को खोलना है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो सारे कपड़ों को देखकर, अब आप कपड़े कैसे पहनेगी डैडी, क्योंकि आपके कपड़े तो खराब होने वाले हैं। कहते कहते विश्व के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने दोनों हाथों से तालियां बजने लगता है। वो कुछ सोचते हुए स्टॉल से नीचे उतर जाता है और वहां पर कुछ ढूंढने लगता है। उसे कैंची मिल जाती है। उसे कैंची से वो कपड़ों को काटना शुरू कर देता है। देखते देखते उसने विक्रम के जैकेट से लेकर उसकी शर्ट को ऐसे काटा था जैसे अगर किसी ने पहन लिया था तो उसे ढलते ढलते बहुत मुश्किल होने वाली थी अपने शरीर को, क्योंकि वो पूरी तरह से कटे फटे थे। उसमें उसने से ऊपर एक डिज़ाइन की हुई थी जो किसी रोड पर बैठे हुए शख्स से कम नहीं लग रही थी। विश्व विक्रम के पूरे कपड़ों की डिज़ाइन करने के बाद गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाई वाली मुस्कुराहट लिए स्टॉल से नीचे उतर जाता है। फिर स्टॉल को वही एक साइड रखकर कैंची को इमली के ड्राइवर में रखकर एक सेटिस्फाई वाली मुस्कुराहट लिए कपबोर्ड को बंद करके वहां से निकल जाता है। जब वो नीचे आता है तो वह देखता है विक्रम लंच कर रहा है, जिसे देखकर वो सोफे पर एक मासूम बच्चे की तरह बैठ जाता है, इमली का इंतजार करते हुए। वहीं इमली भी 10 मिनट के बाद वहां पर आ जाते हैं। वह जैसे ही आती है तो अपने कंधे पर टंगी हुई बैग को वहीं सोफे पर फेंककर जल्दी से विश्व को अपनी गोद में ले लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है और वही विश्व उसके सीने पर अपना सर रख कर बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, "मामी, विश्व आपका कब से इंतजार कर रहा है।" कहते कहते वो बड़ी मासूमियत से इमली को देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर इमली बड़ी मासूम से उसके दोनों गालों को सहलाते हुए, "मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा था।" इस पर विश्व अपना सर हिला देता है तो इमली जल्दी से अपने बैग में से 3 चॉकलेट को निकालकर विश्व की तरफ बढ़ते हुए, "यह मेरे इंतजार करने के लिए सॉरी गिफ्ट है, आप अपनी मम्मी को माफ करोगे ना?" कहते कहते वो बड़ी मासूमियत से विश्व को देखने लगती है। तब तक वहां पर तारा आ जाती है। तारा भी इमली के साइड में बैठे हुए अपने बैग से 2 कैंडी निकलते हुए, "यह आपकी बुआ की तरफ से है, तो क्या आप इस कैंडी के बदले अपनी बुआ को एक किस दे सकते हैं?" कहते कहते वो अपना गाल आगे कर देती है तो विश्व बिना देर किए तारा के गाल पर हल्की सी किस कर देता है। तो अग्नि भी अपना गाल आगे करके, "क्या अपने चाचू को किस नहीं कर सकते?" इस पर विश्व को अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, "चाचू, आपको एक लड़की है जो मैं आपको किस करूं?" ये सुनकर अग्नि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, "मतलब तुम सिर्फ लड़कियों को ही किस दोगे?" इस पर विश्व बड़ी मासूमियत अपना सर हिलाते हुए, "हाँ, विश्व अपनी मम्मा, बुआ, दादी, नानी को ही किसी करेगा।" ये सुनकर अग्नि कुछ सोचते हुए खुराफाती मुस्कुराहट लिए, "तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं किस करोगे?" ये सुनकर इमली अग्नि की तरफ क्वेश्चन फेंकते हुए, "मुंह बंद करो बेशर्म इंसान, मेरे बेटे के सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद तो गर्लफ्रेंड बनने नहीं हो और मेरे बेटे को क्या क्या सीख रहे हो? मेरा बेटा गर्लफ्रेंड को किस करेगा ही ना, तुम्हारी तरह तो ऐसा रहेगा नहीं ना देवदास बनकर।" कहते कहते इमली विश्व के दोनों गालों को पर अपने हाथ रखकर, "बेटा, आपको बहुत खूबसूरत वाली गर्लफ्रेंड रखती है, वो भी बहुत प्यारी प्यारी, आपके चाचू को जलाने वाली, पता है? आपके चाचू इतने बड़े हो गए फिर भी वह सिंगल हैं। आपको ना उनसे पहले गर्लफ्रेंड रखती हैं जो बहुत खूबसूरत हो, मुझे तो लगता है आपके चाचू देवदास बनकर रहने वाले हैं।" इस पर विश्व अपना सरनामे हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से, "पर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तुम मम्मा चाहिए।" "हाँ, मम्मी के चमचे, तुझे अभी मम्मी ही चाहेगी ना, जब बड़े हो जाओगे तब देखते हैं।" कहते कहते अग्नि खुद में ही गुनगुनाने लगता है। वही अग्नि को खुद में ही गुनगुनाते हुए देखकर तारा मुंह बनाते हुए, लगता है भाई को झटका लगा है, जैसे खुद से पागल वाली बातें करने लगते हैं। इमली पर अपना सर हिलाते हुए, "हाँ, क्यों नहीं बातें करेंगे, अभी तो इनका दिल टूटने वाला है, वैसे क्या कहती हो भी?" तारा ना समझे, "मैं किस बारे में सोच रही हूँ, देवरानी की बात करूँ घर वालों से? वैसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है,
तो देवर जी कहाँ शादी करेंगे? क्या कहते हो किसी सुशील सी लड़की को ढूंढ लिया जाए देवर जी? कहते कहते इमली अपनी आंख मारकर मुस्कुरा देती है। तो अग्नि अपने हाथों में पड़े हुए कुशन को इमली के ऊपर मारकर छिपकली अपना मुंह बंद कर जब भी बोलती है तब कुछ बुरा ही बोलती है। तुम्हारे मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा निकल सकता है? पता नहीं मेरे भाई कैसे तुमसे शादी कर बैठा। बेचारे का नसीब ही खराब हो गया। अब तो रो रहा होगा कि कैसे तुम जैसी बीवी मिल गई छिपकली कहीं की। इमली कुशन को पकड़कर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अच्छा मैं तो छिपकली हूं ना, तो कल मेरे बर्थडे के दिन आ मत जाना मल्होत्रा पैलेस में, देखती हूँ तुम आते हो कि नहीं। सिर्फ पैर रखो देखो मैं कैसे तुम्हें वहां से भागती हूँ। आया बड़ा मुझे छिपकली कहने वाला, तुम तो लंगूर की शक्ल के हो। अच्छा हुआ मेरी कनक दी तुम्हारे पीछे नहीं है, नहीं तो बेचारी के लिए मुझे इतना बुरा लगता कि मैं कह नहीं सकती। कहते कहते वह मुंह बनाने लगती हुई तारा जोर जोर से हंसने लगती है। तब तक वहां पर देवयानी भी आ जाती है, जिससे अग्नि एक छोटे बच्चों की तरह वहीं पर बैठ जाता है। वही उसके हालात को देखकर इमली और तारा दोनों हाई फाई देते हैं। तब तक वहां पर विक्रम भी आ जाता है। विक्रम को आते हुए देखकर तारा अग्नि के साइड में बैठ जाती है। वही विक्रम इमली के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर विश्व का मुंह बन जाता है और फिर कुछ सोचकर विक्रम की तरफ मुस्कुराने लगता है। वही विश्व को अपनी तरफ देखकर वो भी ऐसे मुस्कुराते हुए जिससे विक्रम को कुछ तो अजीब लगता है। उसे लगता है दाल में कुछ करना है। वो अपने मन में ही, आज मेरा बेटा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे देखकर हमेशा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाता है, आज लगता है इसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो है। मन ही मन विक्रम का कर विश्व को देखने लगता है। तो विश्व अपने मन में, डैडी आपका ही बेटा हूँ, धमकी दी थी ना मुझे, तो आपको भी गिफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं। कहते कहते विश्व इमली के सीने में अपना चेहरा छुपाए मुस्कुराने लगता है। वही इमली उसके बालों पर हाथ फिराने लगती है। वह तो बाप बेटे के आए कांटेक्ट को अच्छी नहीं रही थी, वो सिर्फ इन सभी से बातें कर रही थी। वहीं विश्व को बाहर गार्डन में छोड़कर खुद इमली कमरे की तरह बनने लगते हैं। वही इमली कमरे में आकर पहले क्लोजिंग रूम में जाकर कपड़े लेने लगते हैं। वो विक्रम के साइड के कपबोर्ड को देखते हैं। उसे कुछ तो अजीब लगता है, पर वह ज्यादा ध्यान न देकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती हैं। वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश होने लगते हैं। फ्रेश होकर वह जब बाहर आती हैं, तो सामने उसे विक्रम मिलता है, जो इस कहानी शायद से इंतजार कर रहा है, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके जाने ही वाले थे कि तभी विक्रम उसे देखकर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को कहीं जाना है बाहर, कहते हुए वह गहरी सांस लेकर क्लोजिंग रूम की तरफ चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर इमली अपने मन में, सच में इस इंसान को समझना ना मतलब पहाड़ तोड़ने वाला काम है। नॉर्मल इंसानों की तरह बात करेगा, ये तो मुझे इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है। काश कोई ऐसा आ जाए जो इस वह को मजा सिखाए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। तभी उसे विक्रम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वह ऊपर देखते हुए, क्या बात है, भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली। कहते कहते वह सामने देखती है, तो विक्रम के हाथों में 4 शर्ट थे, जिनकी हालत देखकर इमली अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। तो वही विक्रम अपनी आंखें छोटी छोटी करके, ये किसने किया है? इमली अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ इशारा करके, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आई हूं ना। वैसे ये डिजाइन आप पर बहुत सूट करेगी, आप एक बार इसे पहन के देखो, अब बहुत हैंडसम लगोगे, सच कह रही हूं मैं। कहते कहते वो अपने होठों पर अपने हाथ को रख देती है। तो वही विक्रम अपनी आंखें छोटी करके, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, रुको ये सब ना तुम्हारे बेटे ने ही किया है। ये सुनकर इमली जल्दी से, पर उसने क्या किया है? हमेशा ही मेरे मासूम से बच्चे पर आप कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका नाम बदनाम करते हैं। उसके हाइट तो देख ही है, वो कब तक खोल सकता है? इतना सा बच्चा है मेरा वह, और क्या कहाँ यह ऐसा काम करेगा? आप सोच भी सकते हैं वह इस उम्र में खेलने कूदने के बारे में सोचेगा ना कि आपकी इन कपड़ों के बारे में आप ही नहीं कुछ किया होगा, नहीं तो आपकी कोई डिजाइनर ने ऐसे कपड़े बनाए होंगे।
मेरे बेटे ने तो बिल्कुल भी यह सब नहीं किया है। वह तो मेरा कब से इंतजार कर रहा था हाल में। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती हैं। तो वह कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती हैं। तो वही इमली की बात को सुनकर विक्रम उन कपड़ों को वहीं जमीन पर फेंकते हुए, तो तुम्हारा मतलब क्या ये सब मैंने किया है? ये सुनकर इमली अपने दोनों कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मैंने कब कहा कि यह तुमने किया है? ये किसी और ने किया होगा ना। पर तुम ऐसे कैसे मेरे बच्चे पर नाम डाल सकते हो? ये तो गलत है ना। अग्नि कुछ सोचकर अपने भाई के कमरे में चला जाता है। वो जब कपड़ों के हालात देखा है तो वो अपने दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खुला करके, छिपकली मुझे पता था तू एक नंबर की छिपकली है, पर यह नहीं सोचा था कि तूने मेरे भाई के ही कपड़े काट दिए। क्या हालत कर दिया कपड़ों का। अब क्या पहनेगा मेरा भाई? कितने महंगे थे, मैंने भी मांगे थे, मुझे भी नहीं मिले, और देखा तुमने क्या कर डाला। कहते कहते वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लाता है। वही उस सुनकर इमली अपने साइड में पड़े ब्लैंकेट को उसके मुंह के ऊपर फेंकते हुए, तुम तो अपना मुंह बंद करो लंगूर की शक्ल। एक तो तुम्हारे भाई के कपड़े फटे हुए, उसे खुद भी नहीं पता कि किसने फाड़े हैं, और सर बिल मेरे मासूम से बच्चों के ऊपर डाल रहा है। ये बताइए ये सही है? कहते हुए वह देवयानी की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, आप ही कहो मुझे माँ, यह सही है? मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये इंसान मेरी मासूम से बेटे जिसके हाइट तक कपबोर्ड तक नहीं आती, उसे पर यह इंसान नाम डाल रहा है। क्या कहूँ मैं, इसका सच में पागल हो गया है। विक्रम अपनी तरफ इशारा करते हुए, तुम विक्रम वर्धा को पागल कह रही हूँ? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्यों तुम खुद को नहीं जानते कि तुम कौन हो? इसी वजह से कह रही हो तुम पागल हो चुके हो। जाकर ना अच्छे से इलाज करवाओ, नहीं तो मेरे बच्चे को और मेरा क्या होता है भगवान। कहते कहते वह वहीं बेड पर बैठ जाती है तो वही विक्रम गुस्से में उसे देखने लगता है। तभी विश्व अपने नन्हे नन्हे हाथों से इमली के घुटनों को पकड़कर बड़ी मासूमियत ने, मामा अपना गुस्सा मत करो, आप अच्छा नहीं लगता, अपना छोड़ दो, डैडी ने किया होगा। मैं हूं ना, डैडी तो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो क्या करते, पता है आपको। कहते हुए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से इमली को देखने लगता है। वही इमली उसकी बात को सुनकर उसे अपनी गोद में लिए। देखा तो कितना प्यार और कितना मासूम बच्चा है, उसे सब कुछ पता है, और उसे ये भी पता है कि उसके पापा को पता ही नहीं रहता कि उसकी चीज़ कब क्या करती है। कहीं चूहे ने वगैरह खा लिया होगा, पर नहीं, मेरे ही बच्चे पर आना था। जैसे मेरे बच्चा उनके आंखों में पिन की तरह चुभने लगा। विक्रम अपने दोनों दोनों हाथों को फोल्ड किया इमली और विश्व को देखने लगता है। दोनों के दोनों ही एक के ऊपर एक दिख रहे थे, दोनों के दोनों ही ड्रामेबाज। वह अपनी गुस्से भरी आंखों से उन दोनों को देखने लगता है। तो देवयानी विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर, विक्रम बेटा कितना गुस्सा कर रहे हो, छोड़ दो, वैसे भी किसी ने खा लिया होगा, चूहे ने किया होगा, और तुम ऐसे बच्चों पर नाम डालना तो सही है ना। विश्व तो यही तो हाल में था, वो कहाँ कुछ करता, और सुबह से वह मेरे साथ ही तो था। कहते कहते देवयानी विश्व के तरफ बढ़ने लगती है। वही यह सब फैमिली ड्रामा को देखकर विक्रम इमली की तरफ देखकर, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है, अब ये कपड़े तुम्हें पहन नहीं सकता। कहते हुए वो वहां से अपना मोबाइल लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। वही विक्रम के जाने के बाद सभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं तारा इमली की तरफ देखकर। आखिर इमली, यह सब किसने किया है? कुछ पता है क्या? कपड़े भाई के बना दिए, आखिर यह किसने किया होगा? सच में मानना पड़ेगा, जिसने भी किया है उसके तो मैं पैर पड़ना चाहती हूँ। इमली यह सुनकर तारा का साथ देते हुए, सच में जिसने भी किया है ना, मानना पड़ेगा, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उनके कपड़ों को ऐसे कैसे कोई काट सकता है। कहते कहते इमली सोचने लगते हैं। कुछ वो विश्व की तरफ देखती है, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वो अपना सरनामे हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं बचा, मैं आपके ऊपर क्यों शक करूंगी,
मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत मासूम है और ऐसा काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस पर विश्व बड़ी मासूमियत फैमिली को देख रहा था। वही देवयानी यह सब देखकर अपने सर पर हाथ रखकर, अभी यह सब छोड़ो, जल्दी से बेटा तुम तैयार हो जाओ, वैसे कहाँ जा रहे हो? माँ, आपके खड़ूस बेटे ने कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? उसने बस इतना कहा है, मेरे साथ चलो, पता नहीं कहाँ लेकर जाने वाले हैं। चलो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, नहीं तो पहले से ही गुस्से में और गुस्सा हो जाएंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। कहते कहते मुंह बनाने लगती है, तो वही देवयानी अपना सर हिलाते हुए, सही कहा बेटा, वह पहले से ही बहुत गुस्से में है। एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं विश्व को अपने साथ लेकर चले जाती हूँ। इस पर एनी अपना सर हिला देती है और विश्व के माथे को चूम लेती है। वही तारा, अग्नि और देवयानी विश्व को लेकर चली जाती हैं। करीब 15 मिनट के बाद जैसे इमली बाहर आती है, तो कोई उनके दरवाजे को नॉक करता है, जिससे इमली दरवाजा खोलती है। तो सामने एक फीमेल सर्वेंट अपना सर झुकाए हाथों में कपड़े लिए हुई थी, जिसे देखकर इमली को समझने में देर नहीं लगती कि यह कपड़े किसके हैं। वो उसके हाथों से कपड़े लेकर उसे बेड पर रखते हुए विक्रम को ढूंढने लगते हैं, जो बालकनी में शायद किसी से बात कर रहा था। इमली बालकनी की तरफ बढ़ते हुए, आपके कपड़े आ गए हैं, जल्दी से पहन लीजिए, तब तक मैं नीचे आपका इंतजार कर रही हूँ। कहते हुए इमली वहां से चली जाती है। वही विक्रम जो बालकनी में था, वो इमली की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है। फिर जब यह महसूस करता है कि इमली वहां से जा चुकी है, तो वो अपनी ठंडी आवाज़ में, जितना हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे उसका एंटीडोट जल्दी से जल्दी चाहिए। इस पर सामने वाला कुछ कहता है, तो विक्रम अपनी गुस्से भरी आवाज़ में, जितना कहा है उतना करो, अगर गलती से भी तुमने गलती कर दी तो इसकी सज़ा तुम्हें पता है क्या होती है? कहते हुए विक्रम कॉल कट कर देता है और एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, समझ नहीं आ रहा है आखिर रणवीर क्या बोलूं, इतने नीचे कैसे गिर सकता है? खुद की ही खून के साथ इतना बुरा करना, इंसान तो इसे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसे अब बहुत जल्द मौत मिलने वाली है। कहते हुए विक्रम क्या चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वो गहरी सांस लेकर कमरे में आ जाता है और बेड पर रखे हुए कपड़ों को देखकर वो गहरी सांस लेता है और बिना देर किए क्लोजिंग रूम में चला जाता है। 2 घंटे बाद कार में दया ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और वही इमली और विक्रम पीछे बैठे हुए थे। इमली ने बहुत बार विक्रम से पूछने की कोशिश की थी, पर विक्रम तो मानो सुनने को तैयारी नहीं था। वही एक बड़े से हाउस के समाने कार रुक जाती है, जिससे मुझे कुछ भी समझ नहीं पाती। विक्रम पहले से ही उतर चुका था, तो इमली भी उतर जाती है। वो सामने देखते हुए विक्रम से, आखिर यह कौन सी जगह है और हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? हनीमून, सोच रहा सोनू की शादी के बाद हम कहीं गए नहीं हैं, तो क्यों ना यहाँ पर हनीमून बनाए, क्या कहती हूँ? तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे बेटे के लिए एक बहन भी मिल जाएगी। कहते कहते वो अपने चेहरे पर नॉटी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। वही उसकी बात को सुनकर इमली अपनी आंखें छोटा करके, यहाँ पर कोई ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री लगा है, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो, और सच में तुम्हारा दिमाग उसकी बात ही अलग है। अगर मुझे पता होता ना तुम्हारी यह सारे इरादे हैं, तो मैं यहाँ पर आती नहीं, बेशर्म इंसान। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।